हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है DSSB PRT की वैकेंसीज जो हैं वो आ चुकी हैं। DSSB के लिए जो PRT के लिए पार्ट रहता है वो दो भागों में जो इसका पेपर रहता है वो डिवाइड रहता है। एक तो आपका पार्ट ए होता है जो कि आपका 100 मार्क्स का रहता है। उसी तरीके से पार्ट बी भी आपका जो है वो 100 मार्क्स का रहता है। पार्ट बी में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सबसे अच्छी तैयारी है या कह सकते हैं सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी NIOS की बुक्स रहती हैं। NIOS की बुक्स से तैयारी करने में सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है पार्ट बी के लिए। तो यहाँ पे आज की जो PDF है वहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं NIOS की बुक का ब्लॉक ए का यूनिट 1। तो इस यूनिट 1 में आप लोगों को जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्त यानी कि 1947 से पहले जो भी हमारी शिक्षा विभाग में जो भी सिफारिशें आए, जो भी कमीशन आए, जो भी समितियां आए, कमेटी आई, तो उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त से पहले हमारे शिक्षा विभाग में क्या क्या चेंजेस आए थे, कौन कौन आया था और वो किस तरीके की सिफारिशें जो हैं वो शिक्षा विभाग में लेके आए हुए थे। तो इस वीडियो में हम उन सारी कमेटियों को, समितियों को या कमीशंस को पढ़ेंगे जो कि आपके 1947 से पहले शिक्षा विभाग में आई थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा क्या थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरुकुल व्यवस्था में क्या था कि विद्यार्थी जो थे वो गुरु के आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। सभी वर्ग, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, राजा हो या प्रजा हो, समान रूप से वहाँ पे रहते थे। शिक्षा कैसी थी? तो शिक्षा जो थी वो निःशुल्क थी। आश्रम का संचालन मधुकरी, जिसको क्या बोलते हैं, भिक्षा, दान और गुरु दक्षिणा से होता था। ध्यान रखिएगा, मधुकरी, उसको जो हम लोग जिसको भिक्षा बोलते हैं उसको क्या बोलते थे? मधुकरी बोलते थे। माधुकरी से विद्यार्थियों में विनम्रता, समाज, ऋणबोध और समानता का भाव विकसित होता था। गुरु की भूमिका क्या थी? तो गुरु की भूमिका जो थी वो गुरु पिता समान संरक्षक और मार्गदर्शक माने जाते थे। केवल उपदेशक नहीं, गुरु क्या होता था? वो पिता के समान होता था। जिस तरीके से पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है या अपने पुत्र को जो है वो मार्गदर्शन देता है, उसी तरीके से गुरु भी जो था उसका दर्जा पिता के समान था। वे शुल्क नहीं लेते थे, विद्या दान को सर्वोत्तम दान मानते थे। यानी जो गुरु थे उस टाइम के, वो इस दक्षिणा के लिए, इस शिक्षा के लिए कोई भी दक्षिणा नहीं लेते थे। दक्षिणा मतलब कि कोई भी शुल्क या कोई भी रुपए नहीं लेते थे, क्योंकि उनका क्या मानना था कि जो विद्या दान है वो सर्वोत्तम दान होता है। धन संचय वर्जित था, जीवन सादगीपूर्ण होता था। फिर देखिए लिखा हुआ है गुरु का सम्मान। तो गुरु का सम्मान कैसे होता था? गुरु को माता पिता, देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त था। जैसे कि आप लोगों ने एक श्लोक पढ़ा होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम तप तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो गुरु है वो माता पिता और आपके जो मतलब जो भी जिसके भगवान है उन सबसे भी गुरु का दर्जा कैसा था? सबसे ऊंचा था। यानी गुरु जो है वो परम ब्रह्म है। फिर लिखा हुआ है कि गुरु का आदर्श स्वरूप। तो आदर्श स्वरूप क्या था? वो कैसा था? विद्वान था, तपस्वी था, आत्मज्ञान से प्रकाशित था। नेक्स्ट क्या है कि जीवन भर सीखने वाला था। अगला है गाइड बाय द साइड, यानी कि शिष्य का सहयात्री था। शिष्य माने कि स्टूडेंट, उसका सहयात्री था। यानी कि सहयात्री मतलब साथ साथ यात्रा करने वाला। यानी कि जो भी विद्यार्थी की एक शिक्षा की या जो पढ़ाई की जो एक जीवन यात्रा है, उसमें जो उसका गुरु था, जो टीचर था, वो भी उसके साथ साथ उतना ही योगदान करता था। उसकी यात्रा में साथ साथ चलने वाला था, केवल उपदेशक नहीं था। यानी केवल लेक्चर देने वाला नहीं था। वो क्या था? उसका मार्गदर्शक था, यानी कि उसको सही रास्ता दिखाने वाला था। नेक्स्ट क्या है कि गुरुकुल की विशेषताएं। तो गुरुकुल की विशेषताएं क्या थी? दूर दूर से शिष्य भारत के प्रसिद्ध गुरुओं के पास आते थे। नेक्स्ट है वरिष्ठ या प्रतिभाशाली छात्र भी शिक्षण प्रबंधन में गुरु की सहायता करते थे। इससे शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग की परंपरा विकसित हुई। नेक्स्ट है कि बाद में परिवर्तन मनु के समय में कि क्या हुआ? चतुर्वर्ण व्यवस्था लागू होने पर गुरु पद केवल ब्राह्मणों तक सीमित हो गया। यहाँ पर चतुर्वर्ण व्यवस्था से आप लोग समझते होंगे कि जो हमारे यहाँ 4 वर्ण की परंपरा बाद में आई थी, जिसमें सबसे ऊपर स्थान किसका था? ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र का। तो जब ये 4 वर्ण की व्यवस्था लागू हो गई तो गुरु पद केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित हो गया। इस बात को थोड़ा आप लोग नोटिस करिएगा कि जब तक 4 वर्ण की व्यवस्था नहीं थी तब तक जो गुरु था
या जो गुरुदक्षिणा का काम जो शिक्षा देने का काम था वो कोई भी कर सकता था। ये कंपल्सरी नहीं था कि केवल जो ब्राह्मण है वही शिक्षा किसी को देगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 4 वर्ण व्यवस्था से पहले शिक्षा देने का कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता था, लेकिन 4 वर्ण व्यवस्था लागू होने के बाद में गुरु पद या फिर शिक्षा देने का काम जो है वो केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित हो गया। शिक्षण का वंशानुगत पेशा बन गया। वंशानुगत से आप लोग समझते होंगे कि जैसे कि इस टाइम पे कोई भी एक गुरु जो है वो किसी को शिक्षा दे रहा है, उसके बाद में उसका बेटा शिक्षा देगा, बेटे की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसका वारिस यानी कि बेटे का बेटा शिक्षा देगा। तो इसको वंशानुगत बोलते हैं। जैसे कि दादाजी, दादाजी के बाद में पापा जी, पापा जी के बाद में उनका बेटा, बेटे के बाद में उनका बेटा, तो इसको बोलते हैं वंशानुगत। तो क्या था, शिक्षण कार्य जो है वो वंशानुगत पेशा बन गया। कब बन गया? जब हमारे यहाँ 4 वर्ण व्यवस्था जो है वो लागू हो गई थी। अगला देखते हैं, गुरु की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। तो गुरु की भूमिका और उत्तरदायित्व क्या थे वो देखिए कि गुरु की बहु भूमिका थी। कौन कौन सी थी? कि गुरु विद्यार्थी के लिए अभिभावक, शिक्षक, विद्वान, मिशनरी, दार्शनिक, मित्र और मार्गदर्शक होते थे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि गुरु क्या थे? मित्र थे, मार्गदर्शक थे। फिर क्या है, ये विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर भी ध्यान देते थे कि किसी भी विद्यार्थी या किसी भी स्टूडेंट, विद्यार्थी का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट से है, कि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी पर्सनल अगर प्रॉब्लम है या पर्सनल नीड है तो उससे भी वो ध्यान देते थे कि बच्चा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसके परिवार में कोई दिक्कत है, घर में कोई दिक्कत है। तो इन सब बातों का भी गुरु जो है वो पूरा ध्यान रखते थे। गुरु शिष्य का संबंध कैसा था? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि उस टाइम में गुरु और शिष्य का जो संबंध था तो वो कैसा था। लिखा है, संबंध अत्यंत आत्मीय, पिता पुत्र जैसा होता था। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, तो उसमें आता है भाई बहन की तरह, या फिर गुरु और शिष्य की तरह, पिता और पुत्र की तरह, या भगवान और भक्त की तरह। तो क्या सही हो जाएगा इससे कि पिता और पुत्र के जैसा उस टाइम पे जो गुरु और शिष्य का संबंध था उसकी जो एक तुलना की जाए तो तुलना कैसे की जाएगी कि संबंध अत्यंत आत्मीय था, पिता और पुत्र के समान था। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मुख्यतः मौखिक संवाद के रूप में होती थी। प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद, पुनरावृत्ति आदि। मौखिक संवाद यानी कि ओरली शिक्षा जो थी वो केवल मुखवाद से या ओरली होती थी। हम लोग के टाइम पे जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, ब्लैक बोर्ड है, या कोई भी कॉपी कलम, इस टाइप से शिक्षा ज़्यादा नहीं होती थी क्योंकि तब इतनी सब चीज़ें विकसित नहीं हुई थी। तो मोस्टली शिक्षा कैसे होती थी? प्रश्नोत्तर विधि से होती थी। प्रश्न पूछना, उत्तर देना, या प्रश्न जो शिष्य थे वो पूछते थे, स्टूडेंट पूछते थे और टीचर या फिर गुरु उनका जवाब देते थे। व्याख्यान वाद से होती थी, या वाद विवाद, या पुनरावृत्ति से होती थी। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन प्रणाली कैसी थी? तो मूल्यांकन प्रणाली कैसी थी? मूल्यांकन निरंतर और समग्र होता था जिसे गुरु स्वयं करते थे। यानी कि कोई जैसे आप लोग का क्या होता है कि एग्ज़ाम की डेट बच्चों की फिक्स रहती है कि मंथली एग्ज़ाम चल रहे हैं या यूनिट एग्ज़ाम चल रहे हैं, हाफ ईयरली होंगे, उसके बाद में ईयरली होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मूल्यांकन निरंतर होता रहता था, समग्र होता था, जिसे गुरु स्वयं करते थे। फिर ये ना कोई वार्षिक परीक्षा, ना ही डिग्री प्रमाण पत्र। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आजकल क्या होता है कि हाफ ईयरली है, ईयरली है, या मंथली है, यूनिट टेस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कोई वार्षिक परीक्षा थी, ना ही कोई डिग्री, और ना ही कोई प्रमाण पत्र बाद में इसमें मिलता था। अध्ययन पूर्ण होने पर दीक्षा समारोह में गुरु शिष्य की विद्वत्ता की घोषणा करते थे। दीक्षा समारोह को दीक्षांत समारोह भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिष्य को विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था, जहां उसे प्रश्नों या वाद विवाद से अपनी विद्वत्ता सिद्ध करनी पड़ती थी। शिष्य को जो विद्वान थे उनके समग्र प्रस्तुत किया जाता था, यानी उनके सामने बिठाया जाता था, और वहां पर प्रश्न या वाद विवाद से देखा जाता था कि शिष्य ने या स्टूडेंट ने कितना सीखा है। फिर देखिए, स्वतंत्रता एवं चयन। विद्यार्थी को गुरु और विषय चुनने की स्वतंत्रता थी। यानी जो स्टूडेंट थे उनको अपना गुरु यानी अपना टीचर और अपना सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी। परंतु यह गुरु का अधिकार था कि वह शिष्य को स्वीकार करे या ना करे। यानी क्या होता था कि बच्चे ने बोलते, स्टूडेंट ने बोलते कि हमको इन गुरु से शिक्षा लेनी है, लेकिन उसके बाद टीचर पे डिपेंड करता था कि क्या वो टीचर उस बच्चों को शिक्षा देगा या नहीं देगा। फिर देखिए, बौद्ध काल में परिवर्तन। अब देखिए हम लोग बौद्ध काल में पहुंच गए। बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए?
बौद्ध काल में जो शिक्षा व्यवस्था है वो मठों और मंदिरों में उच्च शिक्षा केंद्र बने, आश्रम से संस्थागत शिक्षा की ओर बदलाव। तो पहले क्या थे कि आश्रम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि उच्च शिक्षा के केंद्र बने। अशोक काल में ये बड़े आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में भी विकसित हुए। फिर देखिए, आवासीय का मतलब होता है रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर रह करके शिक्षा जो है वो ग्रहण की जाती थी। आवासीय का मतलब जहाँ पर रहेगा और वहीं पर ही शिक्षा दीक्षा जो होगी वो उसकी कराई जाएगी। प्रमुख केंद्र क्या थे, तो ये भी बहुत आता है कि बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख केंद्र क्या थे। तो ध्यान रखिए कौन कौन से थे। एक तो आपका तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लवी, नादिया, कांची और वाराणसी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था के केंद्र कौन कौन से थे। तो इन सभी नामों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। हो सकता है इनमें से कोई नाम मतलब नहीं दिया हो और ऑप्शन में दिया गया हो कि इसके अलावा और कौन सा प्रमुख केंद्र था बौद्ध काल में। फिर देखिए, प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता था। जैसे कि अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए, तो बौद्ध काल में चेंजिंग आ गई थी कि प्रवेश यानी कि एडमिशन कैसे होता था, कठिन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता था। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ आधुनिक विश्वविद्यालय की 3 भूमिकाएं निभाई जाती थी। वो कौन कौन सी थी। पहली जो थी वो थी ज्ञानार्जन, जिसको बोलते हैं टीचिंग। सेकेंड थी ज्ञान संरक्षण यानी कि रिसर्च, और तीसरी थी ज्ञान विस्तार यानी कि एक्सटेंशन। तो ये 3 भूमिकाएं जो है वो निभाई जाती थी। नेक्स्ट देखिए, अन्य शिक्षा व्यवस्थाएं। तो गुरुकुल व्यक्तिगत स्तर पर चलते रहे, औपचारिक संस्थान नहीं बने। मध्यकाल में क्या हो गया कि पाठशालाएं क्या सामान्य शिक्षा हेतु बनाई गई। मकतब किस लिए बनाए गए, तो मकतब का संबंध होता था प्राथमिक शिक्षा या मस्जिदों में, और मदरसा यानी कि उच्च शिक्षा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है शायद, जहाँ तक याद आ रहा है प्रीवियस टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मकतब और मदरसा में अंतर पूछा गया था कि मकतब किसके लिए होता था और मदरसा किसके लिए होता था। तो ध्यान रखिए, मकतब का संबंध जो था वो प्राथमिक शिक्षा से था, जबकि मदरसा का संबंध जो होता है वो उच्च शिक्षा से होता है। तो अगर आए तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, मकतब का संबंध प्राथमिक शिक्षा से और मदरसा का संबंध होता है वो उच्च शिक्षा से होता है, जहाँ कुरान और इस्लामी अध्ययन हेतु जो मदरसे हैं वो खुले थे। शिक्षण यानी जो मदरसे में शिक्षक होते थे उनको क्या बोलते थे, उनको मुल्ला या मौलवी कहते थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मदरसा में शिक्षा देने वाले जो गुरु थे उनका क्या बुलाया जाता था, तो उनको बुलाया जाता था मुल्ला और मौलवी। नेक्स्ट देखिए, ये व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने तक जारी रही, यानी कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में नहीं आई तब तक ये सारी शिक्षाएं जो हैं वो जारी रही, मदरसा और मकतब की। आज का व्यवसायिक में क्या है, आज का व्यवसायिक शिक्षक यानी कि आज का प्रोफेशनल शिक्षक, तो इसमें लिखा हुआ है कि आधुनिक शिक्षक की आवश्यक विशेषताएं और गुण, यानी कि जो आधुनिक शिक्षक है, टीचर है, उसके आवश्यक विशेषताएं या क्वालिटी गुण क्या होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण उसके अंदर होना चाहिए, ओपन और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे कि सकारात्मक सोचना, और विद्यार्थियों व सहकर्मियों को भी प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। फिर क्या है, संचारक यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना और प्रभावी संचार को बढ़ावा देना। यानी टीचर कैसा होना चाहिए, जो कि विचारों का आदान प्रदान करे और प्रभावी संचार को बढ़ावा दे। नेक्स्ट है सुनने वाला होना चाहिए, केवल यही नहीं बोलता जा रहा है अपना और बच्चों का नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो, कि सुनने वाला होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए। ये एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि सबसे पहले उसको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। वाचक तो हर कोई हो जाता है, लेकिन श्रोता होना बहुत मुश्किल बात है, तो सुनने वाला होना चाहिए उसको। जैसे कि लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को सहानुभूति पूर्वक सुनना। नेक्स्ट है कि विश्वसनीय होना चाहिए, उसी ईमानदार, खुले और प्रामाणिक व्यवहार वाला होना चाहिए। फिर क्या है, मिलनसार होना चाहिए, जैसे कि आपसी विश्वास, सम्मान और सकारात्मक संबंध स्थापित करने वाला होना। नेक्स्ट है कि टीचर को कैसा होना चाहिए, तो उसको होना चाहिए संगठित, यानी कि योजनाबद्ध, व्यवस्थित और पद्धतिगत कार्य करने वाला होना चाहिए। आत्मविश्वासी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है
कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बाकी बच्चों को वो कैसे पढ़ाएगा। तो लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो आत्मविश्वास से भरा और विद्यार्थियों में सकारात्मक आत्मधारणा विकसित करने वाला उसको होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रेरित होना चाहिए, यानी कि उसे मोटिवेटेड होना चाहिए, उत्साही, उच्च मानदंडों और अपेक्षाओं वाला। फिर है रचनात्मक, यानी कि विचारों और कार्यों में सकारात्मक व उपयोगिता लाने वाला, सकारात्मकता यानी क्रिएटिविटी और उपयोगिता लाने वाला होना चाहिए। करुणामयी होना चाहिए, उसके अंदर सहानुभूति होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जागरूक होना चाहिए, हर विद्यार्थी को विशिष्ट और मूल्यवान मानने वाला होना चाहिए, यानी हर विद्यार्थी कैसा है, स्पेशल है और मूल्यवान है, यानी कि हर विद्यार्थी की अपनी आपस में मतलब अपने या खुद में एक वैल्यू है। फिर क्या है, मूल्य आधारित, मानव गरिमा और समुदाय के मूल्यों पर केंद्रित होना चाहिए। ज्ञानवान होना चाहिए, यानी जिसके अंदर क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। निरंतर ज्ञान की खोज में लगा रहने वाला, ज्ञानवान का मतलब क्या है कि जो निरंतर ज्ञान की खोज में लगा रहे। सृजनशील होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, बहुमुखी, नवीनतापूर्ण और नए विचारों के लिए खुला होना चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा, एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीसरी बार में गुस्से में आके चिल्ला दिए कि कितनी बार तुमको समझाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। प्रतिबद्ध होना चाहिए, यानी कमिटेड होना चाहिए, विद्यार्थियों और शिक्षा व्यवसाय दोनों के प्रति समर्पित होना चाहिए उसको। तो ये कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं जो कि आप लोग सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर मैंने एक ओरली पढ़ के बता दिया है कि क्या क्या क्वालिटियाँ एक टीचर, क्वालिटीज जो हैं वो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो DSSB के जो एग्ज़ाम है उसमें आते हैं। लिखा है, भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति, एक सेकेंड, भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति पूर्व स्वतंत्रता काल में, प्रारंभिक शिक्षा यानी वैदिक से मध्यकाल तक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि मिशनरियों और धार्मिक समूहों में जन सामान्य को शिक्षा दी। चर्चों में किस माध्यम से दी, तो अंग्रेजी माध्यम से। मंदिर विद्यालयों में कैसे दी, तो संस्कृत माध्यम से दी। और मदरसे में फारसी और अरबी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसको ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। फिर लिखा है कि ये शिक्षा शासकों और धनी लोगों की दानशीलता पर निर्भर थी। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट। इन सब की डेट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, क्योंकि डेट भी काफ़ी टाइम पूछी जाती है कि ये एक्ट किस टाइम पे आया था, ये समिति का गठन कब हुआ था, या इस कमीशन को कब लाया गया था। ये सारी डेटें आगे मेंशन कर दी गई हैं, तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट कब आया था, तो 1813 में आया था। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया कि हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने रुपए की बात कही गई थी, तो 1 लाख रुपए की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करने की बात कही गई थी। किस आयोग और किस एक्ट में, तो चार्टर एक्ट 1813 में। उद्देश्य क्या था इसका, साहित्य का पुनर्जागरण था, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन, भारतीयों में पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान बढ़ाना। नेक्स्ट है अगला है कि पहली बार राज्य द्वारा शिक्षा के लिए आधिकारिक वित्तीय प्रावधान किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहली बार राज्य द्वारा शिक्षा के लिए आधिकारिक वित्तीय प्रावधान कब किया गया, तो कब किया गया था, चार्टर एक्ट 1813 में। नेक्स्ट है कि मैकाले का मिनट। मैकाले मिनट कब आया था, तो ये आया था 1835 में। थॉमस वेविंगटन मैकाले 1834 में भारत आए। कब आए थे, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब मैकाले भारत आया था तो उस टाइम पे यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो विलियम बेंटिक था। उन्होंने भारतीय भाषाओं जैसे कि संस्कृत, अरबी, फारसी और शिक्षा पर कठोर आलोचना की। उसने माना, मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान श्रेष्ठ है, यानी भारतीय साहित्य और विज्ञान कुछ भी नहीं है अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के कंपेयर में। यूरोपियन पुस्तकालय की एक सेल्फ भी भारत और अरब के पूरे साहित्य से श्रेष्ठ है। कई बार एग्जाम में आया है
कि ये किसने बोला था कि यूरोपियन पुस्तकालय की एक सेल भी भारत और अरब के पूरे साहित्य से श्रेष्ठ है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे मैकाले साहब थे जिनका ये मानना था कि यूरोपीय पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में अगर आप लोग कभी पढ़ने गए हो, देखा होगा लाइब्रेरी में अलग अलग सेल्फ बनी रहती हैं। तो मैकाले का ये मानना था कि लाइब्रेरी तो बहुत दूर की बात है, हमारी यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी की किसी एक सेल्फ का जो साहित्य है वो भी पूरे भारत और अरब के पूरे साहित्य से श्रेष्ठ है। यानी पूरे भारत का जो साहित्य है या पूरे अरब का साहित्य भी मिला लिया जाए तब भी वो उस एक सेल्फ की जो साहित्य है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो ये मैकाले साहब का मानना था, यानी उनका मानना था कि उनकी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सेल्फ का जो साहित्य है वो इतना श्रेष्ठ है या इतना अच्छा है कि भारत या फिर पूरे यूरोप का साहित्य भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी शासक और उच्च वर्ग, अंग्रेजी जो है वो शासकों और उच्च वर्ग की भाषा, यानी जो अंग्रेजी है वो केवल शासक करने वाले, यानी दो तरीके के लोग होते हैं। एक क्या होते हैं, एक तो होते शासक जो हम पे शासन करते हैं और एक होते दास जिन पे शासन किया जाता है। तो इनका मानना था कि अंग्रेजी जो है वो केवल शासकों और उच्च वर्ग की ही भाषा है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा नीति, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें क्या बताया, मैकाले ने कहा कि पूरे भारत की जनता को शिक्षित करना संभव नहीं है। उनको ये लगता था कि पूरे भारत की जनता को शिक्षित करना संभव नहीं है, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि सभी को शिक्षित किया जाए। उन्होंने एक योजना बनाई। योजना क्या थी कि एक मध्य वर्गीय वर्ग तैयार किया जाए। मैकाले के अनुसार उनका मानना था, मान लीजिए ये क्या है, ये एक मध्य वर्गीय वर्ग है। उनका मानना था कि इस मध्य वर्गीय वर्ग को क्या दिया जाए, शिक्षा दी जाए, यानी इसमें कुछ चुनिंदा लोगों को रखा जाए जिनको क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। और जब ये मध्य वर्गीय वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो ये धीरे धीरे इससे छन छन के या रिस रिस के जो भी शिक्षा व्यवस्था बची खुची रह जाएगी वो निम्न वर्ग यानी इसके नीचे का जो वर्ग है वहां तक धीरे धीरे पहुंचती जाएगी। तो सबको इनको छोड़ दो, इनको शिक्षित करने की जरूरत नहीं है, केवल जो मध्य वर्गीय वर्ग है उसको शिक्षित करो और यहाँ से शिक्षा जो है वो छन छन के धीरे धीरे नीचे पहुंचती जाएगी, जहाँ से निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित होता जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एक मध्य वर्गीय वर्ग तैयार किया जाए। उनका मानना था कि एक मध्य वर्गीय वर्ग को तैयार किया जाए जो खून में और रंग में देखने में कैसा हो, भारतीय हो, परंतु सोच विचार और नैतिकता और बुद्धि से कैसा हो, अंग्रेजी हो। यह वर्ग शेष जनता तक ज्ञान पहुंचाएगा। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मध्य वर्गीय वर्ग से क्या है, जो शिक्षा है वो छन छन के नीचे पहुंचेगी, यानी कि जो नीचे वाली जनता है, जो शेष जनता है, उनको ये मध्य वर्ग की जो समाज है या मध्य वर्ग की जो वर्ग है वो इन लोग को शिक्षित करेगा। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि इसके बाद में अंग्रेजी को माध्यम भाषा घोषित किया गया। किसके आदेश से घोषित किया गया, तो बेंटिक के आदेश से अंग्रेजी को माध्यम भाषा घोषित किया गया। प्रभाव में क्या है, भारत की शिक्षा शताब्दियों तक अंग्रेजी माध्यम पर आधारित रही। कि इसके बाद शताब्दियों तक जो भारत की शिक्षा है वो केवल अंग्रेजी माध्यम पर ही आधारित रही। स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी का प्रभाव जारी रहा। ऑब्वियसली बात है, अंग्रेजी का प्रभाव भी अभी भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है कि गांधी जी ने 1937 में वर्धा शिक्षा योजना जैसे बेसिक एजुकेशन के माध्यम से स्वदेशी शिक्षा की बात की, परंतु अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा। तो ध्यान रखिएगा, वर्धा योजना की अगर बात की जाए तो वर्धा योजना कब आई थी, वर्धा योजना आई थी 1937 में। और इसको कौन लाए थे, तो इसको गांधी जी लेके आए थे, जिसको वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक एजुकेशन कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजी का जो वर्चस्व था वो कायम रहा था या थोड़ा थोड़ा बना रहा था। आज भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की ओर माता पिता का झुकाव मैकाले की नीति की विरासत है। बहुत अच्छी बात है कि आजकल भी माता पिता क्या सोचते हैं कि अपने बच्चों को हम कहाँ पे पढ़ाएं, अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। क्योंकि आजकल का समाज सोसाइटी कैसी हो रही है, मोस्टली लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं। अगर वो नहीं भेजेंगे तो उनको क्या लगेगा कि हमारा बच्चा आजकल के जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत पीछे जा रहा है, उसको इंग्लिश नहीं आ रही है। तो आज भी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है कि माता पिता का झुकाव कहाँ पर है, मैकाले की नीति यानी मैकाले की विरासत की तरफ है। कि जो वो करके गया था कि अंग्रेजी को
सर्वोच्च भाषा बनाना, तो वही चीज़ आज भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए वुड का डिस्पैच, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच आया था 1854 में। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? तो वुड डिस्पैच को बोलते हैं, जो कि 1854 में आया था। इसका इंट्रो ये है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर नवीनीकरण हुआ। ब्रिटिश संसद ने भारतीय शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की। इसके आधार पर वुड डिस्पैच 1854 जारी किया गया। इसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारतीय जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी कंपनी सरकार पर डाली गई। शिक्षा का लक्ष्य क्या था? शिक्षा का लक्ष्य था कि यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार मुख्यतः अंग्रेजी माध्यम से, भारतीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देना। लोक सेवकों का वर्ग तैयार करना एक प्रमुख उद्देश्य इसका था, कि लोक सेवकों का एक वर्ग तैयार किया जाए। तो ये जो वुड डिस्पैचेस का मुख्य उद्देश्य था, जन शिक्षा पर भी बल देना। यानी इन्होंने केवल यही नहीं कहा कि केवल जो एक निम्न जो मध्यवर्गीय वर्ग है उसको शिक्षा दी जाए। इनका क्या था कि जन शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। यानी चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस बात पर इन्होंने बल दिया था। नेक्स्ट देखिए प्रमुख प्रावधान क्या था? शिक्षा विभाग की स्थापना। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। 5 प्रांतों में बंगाल, बंबई, मद्रास, पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत। विश्वविद्यालय स्थापना योजना, परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां देना। 1857 में पहले 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। कौन कौन से? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। यानी 1857 से पहले केवल 3 विश्वविद्यालय 3 यूनिवर्सिटी थी, जिनका जो कहाँ कहाँ थी? बम्बई में थी, मद्रास में थी और कोलकाता में थी। फिर लिखा है विद्यालयों का नेटवर्क। तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक था। अनुदान प्रणाली क्या थी? तो विद्यालयों को आर्थिक सहायता, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना और शिक्षक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून आदि की संस्थान। तो ये था इसका शिक्षा प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा थी। इसका महत्व क्या रहा? इसका महत्व ये रहा कि शिक्षा व्यवस्था को नया ढांचा और दिशा प्रदान की गई। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बल मिला। भारत में संगठित शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। दूरगामी प्रभाव क्या हुआ? कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। यानी जो अभी शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसकी नींव कब से रखी गई? तो वुड डिस्पैच से इसकी नींव रख दी गई थी। नेक्स्ट देखिए सीमाएं और कमियां भी देख लीजिए। हर किसी में कुछ खूबी होती हैं तो कुछ कमियां भी होती। कमियां क्या थी? कि कई महत्वपूर्ण सिफारिशें लंबे समय तक लागू नहीं की गई। जन शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, ना ही वर्नाक्युलर हाई स्कूल की स्थापना हुई। सार्वभौमिक साक्षरता यानी कि यूनिवर्सल लिटरेसी को प्रोत्साहन नहीं मिला। निजी प्रयासों यानी कि मिशनरियों को छोड़कर निजी प्रयासों को प्रोत्साहित नहीं किया गया। यानी केवल मिशनरियों को छोड़कर जो अन्य प्रयास थे उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी भंग हुई और शासन सीधे ब्रिटिश काउंट के अधीन चला गया, जिससे शिक्षा उपेक्षित हो गई। हंटर कमीशन को हंटर आयोग भी बोलते हैं। कब आया था? सन सबकी याद रखिएगा, 1882 को 1882 में आया था। इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या था। इसका उद्देश्य था कि वुड डिस्पैच 1854 के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। मुख्य सिफारिश इसकी क्या थी? मुख्य सिफारिश थी कि माध्यमिक शिक्षा को 2 धाराओं में बांटा जाए। विश्वविद्यालय जाने वालों के लिए सामान्य शिक्षा, व्यापार, तकनीकी और व्यावसायिक जीवन के लिए व्यावसायिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि व्यावसायिक शिक्षा को लोग व सरकार महत्व नहीं दे पाए, सुझाव लागू नहीं हुए। यूनिवर्सिटीज कमीशन, इसको आपका विश्वविद्यालय
आयोग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी का मतलब किससे हुआ, विश्वविद्यालय से हुआ, तो इसको हिंदी में विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। कब आया था, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1902 में। उद्देश्य क्या था कि विश्वविद्यालयों की दशा को सुधारना, यानी यूनिवर्सिटीज की जो भी कंडीशन थी उनको क्या करना था, सुधारना, इसका उद्देश्य था। सिफारिश इसकी थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन को पुनर्गठन, कॉलेजों पर कड़ा नियंत्रण, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में सुधार। 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट क्या था कि विद्यालयों की मान्यता देने का अधिकार, माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालयों के अधीन। ये जो माध्यमिक शिक्षा थी वो विश्वविद्यालयों के अधीन, ये इसकी सिफारिशें थी। सिफारिशी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने के लिए सुझाव दिया जाए कि ऐसी चीज कर दी जाए। तो इनकी ये मांग थी कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो विश्वविद्यालयों के अधीन की जाए। अगला है सैडलर आयोग, 1917 में आया था। इसको इंग्लिश में सैडलर कमीशन बोलते हैं और हिंदी में इसको सैडलर आयोग बोलेंगे। कब आया था, तो 1817 में ये आया था। पृष्ठभूमि इसकी देख लेते हैं, क्या है कि विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे सैडलर आयोग अभी हम आपको बता रहे हैं, तो ये पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय जो आयोग आया था, जैसे कि कब आया था, हमने बताया था आपको 1902 में आया था, यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन, तो हमने इसको बताया आपको, इसको बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश करने के लिए या उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए कौन सा आयोग इसके बाद में आया था। तो ध्यान रखिएगा कौन सा आया था, सैडलर आयोग आया था। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा की जो समस्याएं थी उनका अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग आया। कब आया, तो 1917 में इसका गठन हुआ। इसकी भी अलग सिफारिशें थी, क्या थी कि उच्च शिक्षा की शुरुआत इंटरमीडिएट 10+2 स्तर से हो, ना कि मैट्रिक स्तर से। इसकी सिफारिश ये थी कि उच्च शिक्षा की जो शुरुआत थी वो 12 से ना होकर के 10 से होनी चाहिए। नेक्स्ट था कि इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित किए जाएं, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, मेडिकल और टीचिंग आदि के लिए। उच्च विद्यालयों से जुड़े बोर्ड का गठन होना चाहिए। महत्व क्या है कि आज की पृष्ठ प्रणाली की नींव रखी गई। आज जो पृष्ठ प्रणाली चल रही है उसकी नींव यहाँ से रखी गई। फिर है हर्टाग कमीशन, कब आया था, 1929 में। ध्यान रखिए डेट, सन सबकी बहुत इंपॉर्टेंट, सबको ध्यान रखिए। हर्टाग कमीशन आया था 1929 में। इसमें क्या पाया गया है, इसमें पाया गया दोस्त कि मैट्रिक परीक्षा पूरी माध्यमिक स्तर शिक्षा पर हावी हुई। सिफारिशें इसकी थी कि अधिकतर बच्चों को मिडिल स्तर तक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम जैसे कि औद्योगिक और वाणिज्यिक, शिक्षकों की स्थितियों और प्रशिक्षण सुधारने पर जोर दिया गया, पर जोर दिया जाए। फिर सप्रू कमेटी कब आई थी, तो सप्रू कमेटी आई थी 1934 को। उद्देश्य इसका क्या था कि इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जांच किया जाए। कब आई, तो 1934 में आई, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जांच। सिफारिश क्या थी, माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम लागू हों, इंटरमीडिएट कक्षा समाप्त करके माध्यमिक स्तर पर 1 वर्ष बढ़ाया जाए, व्यावसायिक शिक्षा निम्न माध्यमिक के बाद शुरू हो। विश्वविद्यालय की डिग्री 3 वर्ष की हो, यानी यूनिवर्सिटी की जो भी डिग्रियां हों वो 3 वर्ष की हों। निष्कर्ष क्या निकला इसका, तो निष्कर्ष या कंक्लूजन इसका ये निकला कि शिक्षा केवल डिग्री और परीक्षा केंद्रित है, जीवनोपार्जन हेतु उपयोगी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा जो है वो केवल डिग्री और परीक्षा केंद्रित रही, यानी शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या रहा है कि डिग्रियां मिलती कि डिग्रियों को बढ़ाते रहे, लेकिन जीवनोपार्जन का मतलब है कि व्यवसाय कुछ नहीं है। जीवनोपार्जन मतलब कि हम अपना जीवन यापन कर सके, हम ऐसा कुछ कमा सके कि हमारा जीवन का निर्वाह अच्छे से हो सके। तो निष्कर्ष इसका केवल ये रहा कि शिक्षा केवल डिग्री और परीक्षा तक केंद्रित रही, इससे कोई भी रोजगार नहीं मिल सका।
नेक्स्ट है आपका एबॉट बूट रिपोर्ट 1937 में आई थी। पृष्ठभूमि में इसकी ये है कि व्यावसायिक शिक्षा की समस्या। सिफारिश है कि सामान्य शिक्षा के समानांतर व्यावसायिक संस्थानों की पूरी श्रृंखला पॉलिटेक्निक्स संस्थान स्थापित किए जाएं। फिर है तकनीकी, वाणिज्यिक और कृषि हाई स्कूल प्रारंभ हो। महत्व इसका ये रहा कि भारत में पॉलिटेक्निक शिक्षा की नींव इसके द्वारा रखी गई। फिर देखिए लिखा हुआ है कि जाकिर हुसैन कमेटी, इसको बर्दर स्कीम भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि जाकिर हुसैन कमेटी का संबंध किससे है, ये किसे बोलते हैं, तो बर्दर समिति को या बर्दर स्कीम को कहते हैं। कब आई थी, तो 1937 में आई थी। सन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन लेके आया, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी इसको लेके आए थे। अब नीचे देख लेते हैं। देखिए प्रस्तावक में लिखा हुआ है महात्मा गांधी। जाकिर हुसैन समिति या बर्दर स्कीम कौन लेके आए, महात्मा गांधी लेके आए। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या थी, ये थी कि 7 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल इतना ही आ जाता है कि 7 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। ये किस में कहा गया, तो ये किस में कहा गया, बर्दर स्कीम में कहा गया या जाकिर हुसैन समिति में कहा गया। शिक्षा का केंद्र किसी हस्तकला उद्योग को बनाया जाए। फिर है शिक्षा स्वावलंबी हो, यानी अर्न करने वाली हो, जिसमें शिक्षक वेतन तक का प्रबंध हो सके। शिक्षा और श्रम का घनिष्ठ संबंध हो। अर्न एंड लर्न सिद्धांत, घर, समाज और बालक से जीवन की शिक्षा जुड़ी हो, यानी शिक्षा ऐसी हो जो कि घर, समाज और बालक से जुड़ी हुई हो। फिर है महत्व क्या है इसे, महत्व इसका ये है कि इसे मौलिक शिक्षा या बेसिक एजुकेशन भी कहा गया। नेक्स्ट देखिए सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी, 1944 को आई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की शिक्षा की योजना। सिफारिश इसकी ये थी कि 3 से 6 वर्ष तक प्री प्राइमरी शिक्षा हो, यानी बच्चों की जो प्री प्राइमरी शिक्षा हो वो कब से कब तक हो, 3 से 6 वर्ष की हो। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जूनियर एवं सीनियर बेसिक। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए है, तो ये बात किस में कही गई थी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा 6 वर्ष की, 2 प्रकार की हो, शैक्षिक एवं तकनीकी हो। डिग्री या कोर्स कितने समय का हो, तो 3 वर्ष का हो। मातृभाषा माध्यम हो, यानी जो बच्चे की मातृभाषा है वो शिक्षा का माध्यम हो, पढ़ाने का माध्यम क्या हो, तो मातृभाषा हो। बेस्ट अगला है कि वयस्क शिक्षा व निरक्षरता उन्मूलन 20 वर्षों में। शारीरिक शिक्षा, सामाजिक गतिविधियों, विकलांग बच्चों की शिक्षा पर बल दिया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण, वेतन व सेवा शर्तों में सुधार। महत्व इसका है कि स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था की ठोस नींव इसके द्वारा रखी गई। इसके बाद देखिए नीचे ये है कि भारतीय शिक्षा का विकास 1835 से 1944। तो यहाँ पे जितना भी हमने आपको भी बताया है, जैसे कि आपका बुट डिस्पैच बताया हमने, हंटर कमीशन बताया, तो जो भी अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर उसका एक तरीके से हमने एक शॉर्ट नोट्स टाइप से दे दिए हैं कि कौन सा कमीशन या कौन सी आयोग, कौन सी समिति किस वर्ष आया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, प्रमुख व्यक्ति कौन थे या प्रवक्ता कौन थे, मुख्य सिफारिशें क्या थी और इसका प्रभाव क्या रहा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जिसको आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ को, मोस्टली चीज़ें यहाँ पर बताई जा चुकी हैं इस पीडीएफ में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन हमने बताया था अभी कि प्रवक्ता इसके कौन थे, तो गांधी जी थे, इसको बर्दर समिति भी कहते हैं। तो मोस्टली चीज़ें हमने आपको बताई हैं, उसी के शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पर। ये पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी यहाँ पर वीडियोज आपको दिखाई जाएंगी या पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आपको इसके जो शॉर्ट नोट्स जो बताए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।